अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया कौस और हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तजियाकार फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं फवाद साहब? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 का बाकायदा आगाज कल हो गया। कराची में पहला मैच हुआ और कराची किंग्स ही हार गई, यानी कि कराची में पहला मैच और कराची ही हार गया। नेशनल स्टेडियम कराची में आज एक और मैच खेला जाएगा, लेकिन हम पहले बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज मैच हुआ। कराची किंग्स में किस तरीके से वहां पे प्ले किया और कहां मिस्टेक्स की, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स कहां ऊपर रहा। तो यानी कि डिस्कस करेंगे कल के मैच को पहले और उसके बाद आज के मैच पर आएंगे और कल का मैच किस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी समेटी। आइए आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। जी बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशन थी वहां पर कहीं कराची नजर नहीं आया, सॉरी टू से, लेकिन कराची के बहुत सारे फैंस जो हम भी उनमें शामिल हैं कि कराची का एक जो एक्साइटमेंट थी कि आएंगे और एकदम से खेलना शुरू होंगे और सब, लेकिन दूसरी जानिब हमें नजर ये आया कि मुल्तान सुल्तान्स ने बड़ा स्मूथली कराची को हरा दिया। मतलब आपको क्या लगता है कराची ने कहां मिस्टेक्स की? देखिए, सेटबैक कराची को पहले ही हो गया। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम दो उनके इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन प्लेयर्स हैं। उनका ना होना, उसके बाद टॉस भी फिर वो हार गए। सो शुरुआत कोई अच्छी नहीं रही। अच्छा, जो विकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो पिच रिपोर्ट पे भी देख रहे थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना एक स्लो विकेट होगा। तो बट मेरा कहना ये है कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए और एक जहन बना लेना चाहिए कि इस किस्म की विकेट पे कितना एक टोटल जो है वो रिस्पेक्टेबल होगा और जिसपे हम जीत सकते हैं। सो इस विकेट को देखते हुए मुझे लग रहा था कि 150 तक अगर कराची बनाता तो एक ऐसा टोटल था कि जिसपे मुल्तान को आखिर में रोक सकता था, जीत सकता था। और शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो दरमियान के ओवर थे वहां पर एकदम से सारे फॉरेन प्लेयर्स एक साथ जो आए, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बिकॉज वो यूज्ड टू नहीं है इस किस्म की कंडीशन में खेलने के। वो जो खेलते हैं जहां पर बॉल आता है, तेज आता है, तो उसको वो जरा आसानी से खेलते हैं। सो वो गलती हुई, कुछ चेंजेस नहीं की। आमिर यामीन मुझे लगता है उन्हें बीच में थोड़ा पहले भेज देना चाहिए था, वो भी तो गलतियां हुई। कराची की वसीम अकरम भी अवेलेबल नहीं रहे हैं उनके साथ, वो भी कोविड की वजह से आइसोलेशन में है, तो उनके लिए एक मैनेजमेंट में भी अगर कोई बड़ा नाम जो गाइड करता है, जो बताता है, जिसे अंदाजा है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी उन्होंने मिस किया। तो कराची का पहला मैच। दूसरी जानिब हमने बाबर आजम को भी देखा। बाबर आजम ने जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत अच्छे प्लेयर्स जिनको रिप्लेस करना पड़ा, बॉलर्स के हवाले से वो थोड़े से हर्ट नजर आए कि वो बॉलर्स या फिर जिनको वो खिलाना जिस पिच पर जा रहे थे वो टाइप के या उस लेवल के जो बॉलर्स हैं उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। तो शायद ये, और दूसरी जानिब आपने जिस तरीके से कहा कि 150 का एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए था, तो वो स्कोर भी कहीं ना कहीं कम था। और फिर दूसरी जानिब जिस तरीके बाबर आजम ने खुद से कहा कि बॉलिंग भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखी, तो यानी कि कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी ही सामने आएगी। देखिए, टीम को बड़ा फर्क पड़ता है अगर एकदम से आपके दो मेन प्लेयर्स हट जाएं और आपको पता चले कि वो नहीं खेल रहे, तो स्ट्रैटेजी फौरन बनाना। फिर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में वसीम अकरम का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। सही। तो ये एक हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर ने जब हम एक टोटल हो गया था 125, तो उस पे आउट करने पे जाना चाहिए था। स्पिनर्स को थोड़ा पहले लेके आ जाना चाहिए था, नबी को चेंज होनी चाहिए, दिखाई नहीं। हालांकि काफी अब एक्सपीरियंस माशाल्लाह पाकिस्तान की भी कप्तानी कर रहे हैं, चीजों को समझते हैं, तो या तो वो जो एकदम से शॉक पड़ा था उससे वो भी नहीं निकल पाए। तो जो चेंजेस करनी चाहिए थी, जो सोच लेके आनी चाहिए थी कि आउट करने पे जाना चाहिए, वो भी गलती हुई। तो गलती हुई, पहला मैच था, तो अब उम्मीद ये है कि वक्त के साथ कराची बेहतर करेगा। सही। दूसरा ये कि वो जो एक टीम कॉम्बिनेशन बना होता है, एकदम से दरमियान से 1-2 प्लेयर्स हटे और फिर 1-2 प्लेयर्स ऐड हों, तो कहीं ना कहीं एक दफा फिर से ज्वाइंट होते हुए या कभी एक मोमेंटम बनते हुए टाइम लगता है। हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, तो इमरान ताहिर की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही ओवरऑल इसमें, और क्या कहेंगे? पहले तो उसकी बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, लोग उम्र के साथ क्रिकेट छोड़ रहे होते हैं, क्रिकेट खराब हो रही होती है। इमरान ताहिर लगता है कि हर साल पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से वो गेंद करते हैं, जो उनकी फिटनेस है, आप फील्ड में देखें, वो तो ऐसा लगता है कि 18-19 साल का लड़का कोई खेल रहा है। उनकी वजह से पूरी टीम को फायदा होता है। जब इस किस्म के प्लेयर आपकी टीम में मौजूद होते हैं, सो पूरी टीम को वो उठा देते हैं। सो इमरान का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर
होता ये है कि जब इतना कम शुरू में ही रोक लिया जाए, बैट्समैन आउट होना शुरू हो जाए, तो फिर टीम भी एक गिरी हुई होती है, मतलब नीचे गिर जाती है। तो बैट्समैन के लिए भी 125 ऐसा टारगेट नहीं था, इतनी मुश्किलात होती। सही। इमरान ताहिर ने किस तरीके से परफॉर्म किया नाज़रीन, इस पर हमारा पैकेज आइए आपको और बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से। आपने किस तरीके से देखी ओवरऑल उनकी कैप्टनसी, और फिर उसके बाद किस तरीके से काम हुआ ओवरऑल, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई और वो कहीं ना कहीं कामयाब ही नजर आए? देखिए, जो मुझे बड़ी अच्छी चीज एक लगी कि एक प्लेयर को सिक्सर लगा, छक्का लगा, और उसके बाद जिस तरह से रिजवान ने आके मुस्कुराए और उससे बात की, तो कप्तानी बड़ी अच्छी की उन्होंने। और दूसरी चीज ये थी कि बैटिंग का रिजवान को पता था उनका क्या रोल है, आखिर तक उन्हें खेलना है। टारगेट इतना मुश्किल नहीं था, रना बॉल T20 में किसी भी किस्म की कंडीशन है वो मुश्किल नहीं होता, तो उन्हें अपना रोल पता था और उस रोल को उन्होंने निभाया। जो सबसे अच्छी चीज ये है कि वो कहीं से लगता नहीं है कि होता है ना कि जी आप कंसिस्टेंट के अब परफॉर्म कर दिया, कहीं तो जाके फेल होंगे, तो वो हर मैच दिख रही है उनकी को उसी तरह से लेते हैं कि वो पिछले मैच को भुला के नया मैच खेलने जाते हैं, जिसका उनकी टीम को फायदा हो रहा है। और ये कंसिस्टेंसी के दरमियान में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ खबरें भी चल रही थी कि उनका बैक पेन चल रहा है, यानी कि वो कंप्लीटली 100% हम नहीं कह सकते कि फिट थे, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक होता है ना एक कैप्टेंसी जो कि दिखनी चाहिए थी परफेक्ट, वो दिखी। कहीं ना कहीं अगर आपका लीडर हल्का होता है तो पीछे टीम हल्की होती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई हल्कापन दिखा नहीं। देखिए, एक तो चीज ये थी कि आपकी सबसे पहले टीम पूरी मौजूद होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंट भी था। नहीं, ये देखिए, ये तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, हाँ, एक प्लेयर आप अगर देखें कि उसके दो मेन बॉलर्स जिन पे वो डिपेंड कर रहा है वो एकदम से बाहर हो जाते हैं, बाबर का और रिजवान को पता है कि उसकी पूरी टीम मौजूद है, तो अगर वो जो भी स्ट्रैटेजी बना के आए तो उसके पास प्लेयर्स हैं, उसे पता है कब उसे यूज करना है। बट एक अच्छी चीज थी कि रिजवान ने कंडीशंस को बहुत जल्दी पढ़ लिया। उसके बाद जो वो चेंजेस लेके आए, जिसकी कमी हमने कराची किंग्स में उन्होंने टिम डेविड को भी यूज कर लिया, उन्होंने खुशदिल शाह से भी बॉल करा ली, फिर इमरान को सही वक्त में इस्तेमाल किया। बिल्कुल फवाद, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या उनकी बैटिंग रही, नाज़रीन को भी दिखाते हैं और हम भी। जी बिल्कुल फवाद, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने जो पूरी सिचुएशन थी उसको रीड किया और उसके हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। अभी कराची किंग्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे आगे के लिए? देखिए, एक तो सबसे पहले देखना है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी है। दूसरा ये है कि ये 120 गेंदों का खेल है, तो इसमें 2-3 प्लेयर्स भी काफी होते हैं। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ओपनर्स हैं, बाबर आजम है, शर्जील खान है। शर्जील जिस तरह खेलते हैं सबको पता है, वो उसी तरह खेलते हैं। बट बाबर को जैसे रिजवान ने खेला है, बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो जब 30-40 बॉलें खेलते हैं उसके बाद वो और उसे तेज करना शुरू करते हैं, तो बाबर को लंबा खेलना पड़ेगा, बाबर पे डिपेंड करेगा कि वो लंबा खेलेंगे। शर्जील जो है वो 40-50 बॉलें खेल गए तो वो अपना काम कर देंगे। सो ये में तो वो कब से अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब हम नेक्स्ट आज जो होने जा रहा है मैच उसके ऊपर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स, और जिस तरीके से हमने कराची किंग्स के हवाले से बात की कि वहां पर बहुत सारे ऐसे 1 से 2 अपसेट उनको हुए कि उनको रिप्लेस करने पड़े अपने खिलाड़ी, और अब पेशावर ज़ल्मी में भी हमें यही सुनने में आया, वहां रियाज आज मौजूद नहीं है, उनकी टीम की क़यादत है वो शोएब मलिक कर रहे हैं, और इसके अलावा रिजर्व पूल से कामरान अकमल और अरशद इकबाल को भी लाया गया है। तो अब क्या ये पूरी सिचुएशन के बाद आपको क्या लग रहा है, पेशावर ज़ल्मी सबसे पहले कहां स्टैंड कर रही है, कौन सी ऐसे अपसेट्स हैं जिनका सामना उनको करना पड़ सकता है? देखिए, फर्क तो पड़ता है। जज़ई का भी सुनने में आ रहा है वो भी शायद ना खेल पाए। अच्छा। बड़ा अच्छा उन्होंने पिछले साल भी खेला था और बड़ा तेज खेलते हैं वो। उसके साथ वहाब रियाज कप्तान आपका अगर चला जाए तो ये एक बड़ा इशू रहता है, प्रॉब्लम रहता है। लेकिन उनके जो रिप्लेसमेंट है लकीली शोएब मलिक हैं जो खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड T20 प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है जहां तक वहाब का कप्तानी के जहां तक ताल्लुक है तो वो तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बॉलिंग में जरूर वहाब की कमी महसूस होगी और बड़ा कांटे का मुकाबला होता है। अच्छा, दूसरी जानिब कामरान अकमल और अरशद इकबाल भी, इस पर भी नाज़रीन हम बात करते हैं। ये 2 लोग भी पॉजिटिव हैं, जिसके बाद रिजर्व पूल से इमाद भट्ट को और इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये दोनों टीमें कब आमने सामने आई और किस तरीके से परफॉर्म करती रही हैं अब तक, आइए आपको दिखा।
तो बिल्कुल आपने देखा नाज़रीन, पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज जिस तरीके थे, फवाद साहब ने भी कहा कि एक बड़ा अपसेट है उनके लिए कि वहाब रियाज की बॉलिंग वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। दूसरी जानिब शुएब मलिक उनको रिप्लेस कर रहे हैं एज अ कैप्टन। उसके अलावा हमारे पास कामरान अकमल थे, अरशद इकबाल थे पेशावर ज़ल्मी में, और वो दोनों भी पॉजिटिव होने की वजह से आइसोलेशन में चले गए हैं, लिहाजा इमाद बट और इमामुल हक स्क्वाड में शामिल किए गए। तो इमाद बट और इमामुल हक क्या कहेंगे, अगर ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं पैरेलल हो सकती है कामरान अकमल और अरशद इकबाल के परफॉर्मेंस? देखिए, ये जो ऑलरेडी आपके साथ खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, उनका ना होना थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। सीनियर प्लेयर्स, सबसे बड़ी बात कि कप्तान जिसने प्लान सारा बनाया हुआ है, वो एकदम से पहले मैच में ही आपको अवेलेबल ना रहे, तो वो भी एक मसला पड़ता है, जो हमने कल देखा भी कराची के साथ जो हुआ है। सो अब ये लक भी बड़ा काम करेगी इस पीएसएल में कि कौन सी टीम को कितने मेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल रहते हैं, ये भी बड़ा चीज काउंट करेगी। सो अब देखना ये है कि शुएब मलिक अपनी इस टीम को, उन्हें पता है उनकी लिमिटेशंस, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, सारे लोकल प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को, बिकॉज सारी दुनिया में वो लीग क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो वो जानते हैं। सो कल जो कराची की बात हुई है, मुझे उतनी कमजोर पेशावर नहीं लग रही, ऑल्दो वो आपको बड़ा मिस करेंगे। तो शुएब, जितने भी इस वक्त T20 प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जितना शुएब का एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से और किसी का नहीं है। और फिर टॉस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि जैसे पहले भी हमने देखा है कि टॉस जो जीत रहा होता था, पिछला पीएसएल भी जो पाकिस्तान में खेला जाता था, वो मैच जीत रहा होता था, और कल भी टॉस के साथ मुल्तान सुल्तान जीता। तो अब देखना ये है कि वो सिलसिला जारी रहता है कि टॉस के साथ आप मैच जीते, वो आज के मैच में देखना है। क्या क्या उन लोगों की स्ट्रैटेजी है। नाज़रीन, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि पीएसएल की तारीख में सबसे तगड़ा मुकाबला कोयटा और पेशावर के दरमियान ही होता है। कोशिश होगी कि ज़ल्मी के खिलाफ पहला मैच जीतकर मोमेंटम हासिल करें। तो उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। सही, हमने देखा कि बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, और तमाम कैप्टन्स को ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी जानिब पेशावर में तो वहाब रियाज अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा अपसेट है। यहाँ दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स पे शाहिद आफरीदी मौजूद नहीं है, उनका भी अचानक से पॉजिटिव आया और उनको भी हटाना पड़ा, और वो भी एक सीनियर खिलाड़ी। और जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे कि पता नहीं कंफर्म हुआ है कि नहीं कि उनका ये पीएसएल लास्ट है कि नहीं, तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि ये पीएसएल 7 जो है वो लास्ट टाइम ये पीएसएल खेल रहे हैं, और लिहाजा वो अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो टीम को कहीं ना कहीं वो भी फेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जी, शाहिद बहुत बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का, और लोग कुछ देखने के लिए सिर्फ मैच उनकी वजह से भी शाहिद की, जो अगर आधे लोग समझ लें शाहिद की वजह से टीम के साथ ऐड हो जाते हैं। जो नया कल मैं कह रहा था कि जहां शाहिद जाते हैं, तो उनका जो एक अलग फैन क्लब है, वो सारा उस टीम को सपोर्ट करना शुरू हो जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। उनका एक्सपीरियंस ग्राउंड में, अगर सामने शुएब मलिक हैं तो उनके साथ अगर शाहिद होते तो एकदम बराबर का एक्सपीरियंस साथ खड़ा हुआ होता। तो वो एक चीज है कि वो बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा। सरफराज बहुत ही पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाने वाले T20 के कप्तान रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको भी उनकी बात अभी मैं सुन भी रही थी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बॉल टू बॉल सिचुएशन चेंज होती है और हम उसके हिसाब से ही अपने आप को चेंज करेंगे। जो हमने देखा कि कल कराची किंग्स ने कहीं ना कहीं एक चीज लूज की और वो यही थी, जबकि आज हम सरफराज की जिस तरीके से बात सुन रहे हैं कि वो बॉल टू बॉल अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आज के मैच में भी। बिल्कुल, देखिए जी, सरफराज भी इतने अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर रहे हैं, बहुत अब तजुर्बेकार एक प्लेयर हैं, चीजों को समझते हैं। सो अब उनको भी देखना है। अच्छा, देखने वाला जो चाह रहा है कल के मैच के बाद कि थोड़ा एक्साइटिंग मैच हो, जरा मजा आए, क्योंकि होता पीएसएल का रंग ही उस वक्त होता है कि मैच आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक जाए, तो मजा फिर पीएसएल शुरू होता है। सही। अच्छा नाज़रीन, आपसे शेयर करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए पेशावर ज़ल्मी का ऑफिशियल एंथम आज रिलीज किया गया है। आया ज़ल्मी एंथम को मारूफ पश्तो सिंगर जरसांगा, इसके अलावा सनी खान दुरानी, जारा मदनी, तैयब रहमान और जोहा जुबैरी ने गाया है। इस एंथम में नाज़रीन आपको बताएं कि पेशावर ज़ल्मी की एम्बेसडर मायरा खान ने भी परफॉर्म किया है, जबकि कप्तान वहाब रियाज, शुएब मलिक, कामरान अकमल, हुसैन तलत और उस्मान कादिर इन एक्शन। जो बिल्कुल हमने देखा फवाद साहब, इस दफा क्या हमेशा ही तमाम टीम्स अपने अपने एंथम्स देती है, और इस दफा ये वाला एंथम जो आज रिलीज हुआ है ये भी बहुत जबरदस्त था। सबके ही बहुत अच्छे होते हैं, क्या कहेंगे, ये बड़ा अच्छा से एक ट्रेंड है कि हर टीम अपने अपने एंथम के साथ आती है।
देखिए, ये क्रिकेट बहुत ही मुख्तलिफ होती है जो लीग क्रिकेट, और खास तौर पे पीएसएल के साथ आपने कल भी हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले पीएसएल के एंथम पे लोग बात करना शुरू कर देते हैं, फिर टीम्स जो है वो अपना एक एंथम हर साल रिलीज कर रहे होते हैं। इस बार कुछ टीमों ने नहीं किया, लेकिन कोयटा ने भी किया, पेशावर की टीम का भी आ गया। तो ये वो एक इसमें आर्टिस्ट भी सारे और सब लोगों को शामिल किया जाता है। एक फेस्टिवल बड़ी अच्छी चीज है, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं और फिर कॉम एंजॉय कर रही होती है। फवाद साहब, आज का जो मैच होने जा रहा है, कल के मैच के बाद पिच के हवाले से किस तरीके से हम एडवाइस कर सकते हैं आज की टीम्स को? अच्छा, देखिए, कल जो विकेट अब एक बार तो देख ली है किस तरह से कल खेली है, अब उसको जहन में रखते हुए ही एक टारगेट प्लान किया जाएगा। कल के बाद भी मुझे भी अब यही लगता है कि अगर कोई पहले बारी करता है तो उसे 150-60 तो जहन में रखना है कि ये टोटल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो वजह थी कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग की, बैटिंग दूसरे को दी। क्यों, आपको क्या लगा कि पहले बैटिंग करना या स्कोर बनना ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, पहले भी देखा गया है ज्यादातर टीमें चेस करना पसंद करती हैं। एक तो थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी सोचा जा रहा होगा। सही कराची में है, बॉल को ग्रिप करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, और वो थोड़ा भी ड्यू आ जाए तो डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम होती है। सही। सो वो चीज भी जहन में रखी, और बड़ा अच्छा उनका डिसीजन था। और हम जब कल आपसे मैं भी जब बात कर रहा था तो मैं कराची का भी, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि अगर आज भी जो टॉस जीतता है तो वो जो डिसीजन लेगा, मे भी वो मैच भी जीते, हो सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, ये पिछले पीएसएल से शुरू हुआ है बहुत ज्यादा कि टॉस जीते मैच जीते। नहीं, क्योंकि आपको सिचुएशन समझ आ जाती है ना, आप पिच को रीड कर रहे हैं, आपको आइडिया है पहले बैटिंग करना ज्यादा बेहतर है या पहले बॉलिंग करना ज्यादा बेहतर है, फिर डिसीजन आपके हाथ में होता है। अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से चीज को लेके चलेंगे, और वही स्ट्रैटेजी फिर कहीं ना कहीं काम आ जाती है। और हमने कल पहले मैच में ये देख लिया है, अगर वो पिच रीड कर ली गई थी और फिर डिसीजन बिल्कुल सही लिया गया। अगर आज देखें तो कुछ डिसीजन इसी तरह से लिया जाएगा कि अगर पहले बैटिंग बेहतर है तो लोग करेंगे और फिर ऑब्वियसली वो जीतेंगे। देखिए, डिपेंड करता है आपकी अपनी, मैं कल बात कर रहा था, स्ट्रेंथ पे। अगर आप समझते हैं कि आप चेस कर सकते हैं, बैटिंग आपकी ज्यादा तगड़ी है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप जितने एक टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करें और वो चेज कर लें। लेकिन आप समझते हैं कि जी आपकी बॉलिंग ऐसी है कि अगर आप 140-50 भी बना देंगे और उस पर रोक लेगी तो आप उस तरफ चाहते हैं। कल जो मुझे लगता है थोड़ी सी प्लानिंग नहीं हुई, तो आपको इस किस्म की कंडीशन में तो पहले 6 ओवर को बड़े अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करना होगा, फिर बीच में थोड़ा सा सिंगल्स की तरफ रन बॉल लेके जाए, फिर आखिरी 4-5 ओवर में उसको 10 रन पर ओवर की तरह प्लान करें। तो प्लानिंग जो बेहतर करेगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे। टीम्स हमारे सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में आपको क्या लगता है बैटिंग लाइन इस वक्त किसकी स्ट्रांग है? देखिए, ये जो खेल है ना, ये खेल है 2 से 3 खिलाड़ियों का। आप देखिए, रिजवान ने पूरा खेला, उधर से कोई पूरा प्लेयर लेके साथ नहीं गया। सो अब डिपेंड करता है कौन किस तरह से परफॉर्म करता है। कल फॉरेन प्लेयर्स हमारे कराची के तो बिल्कुल भी नहीं चल पाए, जो उनको एक झटका भी लगा कि मिडिल ऑर्डर आके एकदम से, हालांकि शुरुआत उनकी इतनी बुरी नहीं थी। सो अब यही देखना है कि किस तरह से प्लान किया जाता है। सरफराज से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सरफराज को परफॉर्म करना चाहिए, और सरफराज जो लास्ट टाइम भी आ रहे थे, सरफराज को ऊपर ही खेलना चाहिए। 3 या 4 नंबर पे सरफराज खेले, सरफराज लंबा खेल सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, जैसे रिजवान खेलते हैं ना, सरफराज ऊपर ना आए लेकिन 3 से 4 नंबर पे खेले और आखिरी 20 ओवर तक लेके जाएं। और दूसरी जानिब हमारे पास उमर अकमल भी हैं। उमर अकमल लेकिन उमर अकमल कम बैक कर रहे हैं, उमर अकमल कम बैक कर रहे हैं, उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा और देखना है कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक मैच अच्छा होने जा रहा है, और मलिक अकेला ही, अगर आप आओ, सही बता रहा हूँ, मलिक अकेला ही काफी होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं ये बात कहाँ तक सच साबित होती है। नाज़रीन, पीएसएल की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद नाज़रीन को बता के इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, यूनाइटेड की टीम का माहौल फैमिली जैसा है। टीम में शामिल नौजवान खिलाड़ियों से मुस्तकबिल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अजहर महमूद की अगर बात की जाए, बहुत सीनियर खिलाड़ी और एक अच्छा रिकॉर्ड जिनका रहा, इनको किस तरीके से देखेंगे आज टीम में?
देखिए, अजहर तो इस्लामाबाद के कोच हैं, जो वो बात कर रहे थे, तो उस पर यही हो सकता है कि मुल्तान की चैंपियन टीम के साथ रहे और इस्लामाबाद के साथ हैं, तो अब उनकी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद को भी तीसरी बार जिताया जाए। एक प्लेयर है इफ्तिखार अहमद, जो आजम खान की कुर्बानी दे के कोयटा ने लिया था। सो वो एक ऐसे प्लेयर है कि जिनको सोशल मीडिया पे बड़ा हदफ बनाया जाता है। एक प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है ना, एज अ कोच फाइनली कहीं ना कहीं आपके टीम के प्लेयर्स में नजर आती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन चीज इनकी तरफ से जो डाली गई टीम में कहीं ना कहीं नजर आएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर्स में, जी इफ्तिखार की बात कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद किस तरह परफॉर्म करते हैं। वो भी बड़े अंडररेटेड T20 के प्लेयर हैं। वो भी सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाले प्लेयर हैं। सो उनको देखना है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। और बड़ी कुर्बानी आजम खान को सोचें, देखिए उन्होंने इफ्तिखार को लिया था। और अब मोइन कोच हैं कोयटा ग्लेडिएटर के, तो आजम उनके साथ नहीं है। सो मोइन पे बहुत ज्यादा एक वो होता था कि आजम की वजह से जी ये है। और आजम के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज ये है कि आप सोचें, प्लेयर इतना बड़ा हो गया है कि उसे एक नई टीम ने पिक किया है। आज नजर आ रहे थे, तो मैंने कहा इसमें उन पे बात हो जाए। सही। अच्छा, कोयटा ग्लेडिएटर्स में जब वापस आते हैं शाहिद आफरीदी, आपको क्या लगता है कितनी स्ट्रांग टीम हो जाएगी मजीद? खास तौर पे अगर हम देखें, बहुत ज्यादा कोयटा और पेशावर काफी एक बेहतरीन मैच कहा जाता है, हमेशा से बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है इन दोनों का। तो हम फिर उस टाइम और ज्यादा देखेंगे कि लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह यह कि शायद पेशावर से शुरुआत और अब वो अगेंस्ट पेशावर जब भी खेलते हैं तो उन पे बहुत ज्यादा नजरें होती हैं लोगों की। और बाज़ औक़ात आप जिस टीम को छोड़ के आए हुए होते हैं, आप परफॉर्म भी उसके आगे ज्यादा ही अच्छा करते हैं। सो शाहिद को बहुत शिद्दत से मिस करेगा कोयटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज होने जा रहा है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मैच कोयटा और पेशावर का, देखना यह है कि आज की पिच किस तरीके से परफॉर्म करती है या फिर किस तरीके से रिएक्ट करती है, और फिर दोनों टीम्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। नाज़रीन, आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के मैच के बाद 2 पॉइंट्स हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के, जबकि कराची का 0, एक दफा फिर अफसोस, कराची का 0 है। और दूसरी जानिब आज देखना है कि कौन ये 2 पॉइंट्स ले जाता है। आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, वैसे आपने दोनों के बारे में कहा, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, जैसे लेकिन दोनों में से आपने बात की ना विकेट पिच की, तो मुझे लगता है कि वो भी सरप्राइज ना दे दे। Exactly. आज बहुत ही अच्छा बिकॉज डे टाइमिंग में बहुत ड्राई मौसम है, और फिर वो देखना है कि किस किस्म का, वो 1-2 ओवर होते हैं तो अंदाजा हो जाता है। बड़ा तगड़ा मैच है, कहना बड़ा मुश्किल है। कल तक तो मैं लग रहा था कोयटा बड़ा मुश्किल, आपने सवाल वैसे पूछा है, कहना मुश्किल होता है। मैं शायद शोएब मलिक के साथ जाऊं, शोएब मलिक की कप्तानी की वजह से। ठीक, फवाद साहब बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, उन्होंने कहा कि दोनों में से अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों तरफ बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नाज़रीन, PSL का आज दूसरा मैच है, देखेंगे कैसा होगा। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का, आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 7 का दूसरा मैच जो कि आज होने जा रहा है, अब से कुछ देर के बाद वहां पर टॉस भी होगा, तो फवाद हम एक दफा फिर वहां पर जाएंगे और किस तरीके से कौन क्या पहले मैच जीतने टॉस जीतने के बाद क्या डिसाइड करता है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि पिच अगर इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो फिर उस हिसाब से ही जो टॉस जीतने वाला है वो अपना डिसीजन लेगा। और हमने कल भी देखा कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। आपको क्या लगता है? देखिए, पिच से ज्यादा जो हम एक ड्यू फैक्टर की बात करते हैं, जिसको फिर बाद में बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, वो एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत ज्यादा टॉस में इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर वाकई रात में ओस पड़ रही है तो उससे एक प्रॉब्लम होता है। तो वो एक वजह हमने पिछले PSL में भी देखी कि जो टीम टॉस जीत रही थी वो पहले फील्ड कर रहा था, बाद में बैटिंग करता था और मैच जीतता था। सो वो कल शुरुआत में मुल्तान का भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने टॉस जीता और मैच जीता। सो अब आज देखना है कि अगर जो भी खेल रहे होंगे उन्हें ग्राउंड की कंडीशन का अंदाजा होगा कि क्या कंडीशन है। विकेट का जहां तक ताल्लुक है, कल एक मैच देख लिया है,
तो उसको देखते हुए प्लान किया जाएगा। अब जो मैच हो रहा है ये दूसरा, उसमें एक एडवांटेज जरूर है कि दूसरा मैच है तो उन्हें अंदाजा है आइडिया है कि कल किस तरीके से किस्म की कल खेली है, अब इस वक्त किस तरह से खेलेगी, ये सारा देखना है कि कराची की विकेट कैसा खेल। अच्छा, हम पेशावर और कोयटा में बात कर रहे थे बैट्समैन की कि कौन बैटिंग लाइन किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, या फिर कौन ज्यादा कामयाब होंगे इस पिच पे? देखिए, कल हमने देखा स्पिनर पे बड़ी मुश्किलात हुई। इमरान ताहिर मैन ऑफ द मैच हुए जिस तरह से वो खेले। कोयटा कराची बाद में स्पिनर्स को लेके आए, लेकिन उनके पास वो उस तरह से गेंद नहीं की। नबी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं आए। और यहाँ तक देखे कि पार्ट टाइम जो उनके बॉलर थे मुल्तान के, खुशदिल शाह कभी बॉल स्पिन हो रहा था, टिम डेविड भी गेंद कर रहे थे, वो फुल टॉस गेंद की, उन पे छक्के लगे हुए एक अलग बात है। लेकिन जब पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही थी, सो स्पिनर्स लेकिन जब कराची को ये कराची किंग्स की टीम को कहीं ना कहीं ये चीज भांप लेनी चाहिए थी कि स्पिनर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्यों फिर फास्ट बॉलर्स यूज कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बैटिंग में भांप लेनी चाहिए थी। वहां पर हुआ ये कि एक साथ जो तीनों फॉरेन प्लेयर्स चले गए, मैं नबी को भी उसमें काउंट कर रहा हूँ, कि वो उस कंडीशंस पे एडजस्ट नहीं हो पाए। फिर वहां पर आमिर यामीन को मुझे लगता है कि ऊपर लेके आना चाहिए था, और अगर वो उस वक्त कोई 15 बॉलों पे 30 रन की इनिंग्स इस तरह से खेल देते तो वो बड़ा एक फर्क डाल देता। तो उन्होंने उन चीजों को देखा तो, लेकिन उस बारे में सोचा नहीं कि क्या चेंजेस करें। जो आपको जल्दी फैसले करने होते हैं, फैसलों। अच्छा, बॉलिंग की बात हो रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, सिर्फ ये नहीं कि मीडिया, सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे प्लेयर्स भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए थे। बात हो रही बॉलर्स की, तो शाहनवाज धानी की बात करते हैं। जी हाँ, सिंध के बेटे शाहनवाज धानी, पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी शाहनवाज धानी की इमरान ताहिर के साथ सिंधी बोलने की वीडियो वायरल हुई है। आपको बताएं कि इस वीडियो में धानी पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीकी लेग स्पिनर इमरान ताहिर को गले लगाते हुए सिंधी में गुफ्तगू कर रहे हैं, और जवाब में इमरान ताहिर ने भी सिंधी जबान में ही बात की है। इमरान ताहिर का बुनियादी ताल्लुक सिंध के शहर से है। जी बिल्कुल, आपने देखा इससे पहले हमने पिछले साल भी और इससे पहले भी जब पीएसएल होता रहा है, पीएसएल में एक्टर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, और इसके बाद हमने देखा कि शोबिस के सितारों के साथ साथ ये टीम्स भी कहीं ना कहीं नजर आती थी, और ये तमाम लोग बड़े एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे भी, लोग भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और आज हमने ये क्लिप देखा, क्या कहेंगे आप, इतने ज्यादा टैलेंटेड मैं कहूंगी, क्योंकि हम पुराने खिलाड़ियों को देखें जो कि सोशल मीडिया जब नहीं था तो बड़ा रिजर्व सा एक खिलाड़ी जो कि उतर के आता है और आके मैच खेलता है और वापस चला जाता है, लेकिन अब के खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड हैं। कहीं ना कहीं उनका टैलेंट किसी भी तरीके से दिख रहा होता है सोशल मीडिया पे। देखिए, शाहनवाज धानी का जहां तक ताल्लुक है, जब से वो आए हैं ना, मुझे एक छोटे शहर से आता था प्लेयर, जो उसकी इनोसेंस होती थी, वो चीज नजर आ रही है, और वो हमें अच्छी इसलिए लग रही है कि वो नेचुरल जैसा है, वो वैसा ही पेश आ रहा है, वो चीजें वो वैसी ही कर रहा है। लोगों को शायद समझ रहे हो कि जो अगर पाकिस्तान के छोटे शहरों में नहीं गए हैं, अंदरूने पाकिस्तान, तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसी किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, और वो किसी भी जगह थोड़ा सा ऊपर आए तो अगर वो वैसे ही तरीके से जैसे वो रहते हैं अगर लगे तो ऐसे ही खूबसूरती नजर आती है। तो वो नजर आ रही, लोग शायद हो सकता है समझ रहे हो कि वो बन रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा है जितना मैं पाकिस्तान में थोड़ा बहुत घूमा हूँ, थोड़ा बहुत खेला है, इसी किस्म के कैरेक्टर्स, इसी किस्म के लोग होते हैं, और ये खूबसूरती है। ये खूबसूरती है, बड़ी अच्छी चीज जो कि टीम्स में नजर आती है। हर टीम में मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग होते हैं, राइट, कोई किसी शहर से आया हुआ, कोई किसी शहर से, और फिर हमने इनको देखा कि जब वो एक जगह पे जमा होते हैं और फिर दोस्ती यारी, फिर अपनी तरह की बातें, वो तमाम चीजें जो कि अब हमें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, तो ये बड़ा अच्छा से एक बॉन्ड बनता है खिलाड़ियों के दरमियान में। देखिए, क्रिकेट का जहां तक ताल्लुक है, थोड़ा बहुत मैं भी खेला हूं, जो ये जिस तरह से पूरे मुल्क को यूनाइट करता है ना, वो कोई और तरीका नहीं है। हम जब कराची से खेलते थे या खेलते हैं, और फिर हम जब पूरे बाकी शहरों में जाके और बाकी सूबों में जाके खेलते हैं, तो हम नए दोस्त बनाते हैं, नए कल्चर्स का पता चलता है हमें कि क्या क्या है, और तो वो यूनाइट करता है। जो शाहनवाज धानी का हम देख रहे हैं, तो हमें वो चीज अब सोशल मीडिया की वजह से नजर आ रही है, होती है बहुत पहले अरसे से रही है, लेकिन सोशल मीडिया का एडवांटेज ये हो गया कि ये चीजें
नजर आने लगी हैं। जी बिल्कुल, हम टाइम देख रहे थे कि 7 बजे का टाइम दिया गया था टॉस के लिए। फवाद, अभी तक टॉस तो नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ताखीर हो रही है। हमारे नुमाइंदे इरशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इरशाद, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? 7 बज गए हैं, अभी तक टॉस नहीं हुआ। जी देखें, जब पीसीबी से आज सुबह हमारी बात हुई थी तो पहले जो है वो मैच 7 बजे का टाइम आ रहा था। उसके बाद कहा गया कि 7:30 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन अब 7:30 बजे मैच शुरू होने का मतलब ये है कि 7 बजे जो है वो टॉस हो जाए। इस वक्त जो है वो 6 से 7 ऊपर हो चुके हैं। दोनों टीमों के कप्तान भी ग्राउंड में मौजूद है। इसके अलावा जो टॉस के लिए प्रेजेंटर हैं वो भी ग्राउंड में मौजूद है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि टॉस आखिर क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद जो है वो मैच जो है वो 8 बजे शुरू होगा, इसके टॉस जो है वो 7:30 बजे होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 15 मिनट पहले शायद टॉस हो जाए और उसके बाद। तो अभी इस हवाले से काम नहीं है, कोई सही चीज जो है वो सामने नहीं आ रही है। तो इरशाद, क्या टाइम क्या दिया गया था? कल तो हमने देखा कि ओपनिंग सेरेमनी थी, इस वजह से 7:30 बजे टॉस हुआ और फिर 8 बजे मैच स्टार्ट हुआ था। आज सेरेमनी नहीं है, कोई इस तरह की रुकावट नहीं है, तो फिर इसके बाद आज 7 बजे टॉस होना चाहिए था और 7:30 बजे मैच शुरू होना था, ऐसा ही है? यकीन होना यही चाहिए था। कल जो है वो ओपनिंग सेरेमनी की वजह से जो है वो मैच 8 बजे स्टार्ट हुआ था और 7:30 बजे टॉस हो गया था। लेकिन आज जो है वो कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, एक ही मैच था। पहले इस मैच के हवाले से कहा जा रहा था शायद 7 बजे शुरू होगा, लेकिन फिर 7:30 टाइम हो गया और अब 7:30 बजे भी शुरू होता नजर नहीं आ रहा। शायद ये इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो ब्रॉडकास्टर्स की कुछ शेड्यूल की वजह से आती है। शायद उनकी वजह से जो है वो कुछ डिले हो रहा हो, लाइव जाने में कोई ऐसा मसला हो रहा हो, इस वजह से जो है वो ये सूरत हाल पेश आती है। बस जैसे जैसे जो भी होता रहेगा हम आपको। अच्छा इरशाद, फवाद साहब भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जब हमने माजी में भी देखा है पिछले साल कि कुछ एकदम से कोविड के केसेस निकल आए थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई, तो ऐसी तो कोई खबर नहीं है कि ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से या किसी टीम के हवाले से कि कोई पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ गए हैं, कुछ ऐसी बात तो नहीं है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लास्ट ईयर जो है वो इस तरह के केसेस हुए थे जिसकी वजह से जो है वो मैच का टॉस डिले हुआ था। लेकिन अब ये कि पीसीबी ने इस दफा कहा है कि अगर किसी टीम के 13 खिलाड़ी भी अगर जो है वो दस्तियाब होंगे तो भी मैच करा लिया जाएगा। 20 उतनी स्पॉट है हर टीम के पास, और ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई है कि कोविड की वजह से जो है वो तो कोई मामला ऐसा हो रहा हो। बहरहाल अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, फिर अपडेट करेंगे अपने नाम से। सही, अभी वेट करेंगे कि देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इरशाद, आपसे ही हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोविड के बाकी पॉजिटिव निकले हैं लोग, जितने प्लेयर्स हैं, फिर उनको रिप्लेस करना पड़ा। ये जो रिजर्व पूल का एक स्ट्रैटेजी थी, ये पिछले साल भी क्या अपनाई गई थी या इसी साल अपनाई गई है, और इसकी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सिस्टम क्या है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें रिजर्व पूल में रखा गया और किस तरीके से टीम्स इसको यूटिलाइज कर सकेंगे? ये देखिए, लास्ट जो कोविड हिट किया था उस वक्त तो पीसीबी के पास जो क्योंकि वो अचानक सूरत हाल पैदा हुई थी तो पीसीबी के पास तो बैकअप मौजूद नहीं था। लेकिन इस साल बाकायदा प्लानिंग से जो है वो पीसीबी आया है। इस साल हर चीज का उन्होंने जो है वो एक बैकअप बनाया है ताकि अगर कोविड का शिकार होते भी हैं खिलाड़ी या मैनेजमेंट के अरकान, इवन के पीसीबी के अपने हुक्काम जो है या ब्रॉडकास्टर्स मामला, तो हर चीज के लिए जो है वो बैकअप मौजूद है उनके पास। इस तरह डिटेल्स लेते रहेंगे। अभी ताखीर की वजह सामने नहीं आई है, पता ये चल रहा है कि दोनों कैप्टन जो हैं वो भी मौजूद हैं। टॉस जीता है वो ज्यादा खुश है और उन्होंने वही डिसीजन लिया जिसको हम काफी देर से डिस्कस कर रहे थे कि पिच को देखने के बाद जो डिसीजन लिया जाना था वो यही था कि पहले बैटिंग दूसरी टीम को दी जाए, और हमने वही देखा कि शोएब मलिक ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। किस तरीके से देखते हैं इसके डिसीजन को? देखिए, अब देखना ये है कि जो होता आया है पिछले साल से कि वही होता है कि वो फिर टॉस जीतते और मैच जीतते हैं। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ये, ऑल्दो मैं समझ रहा हूँ कि पेशावर ज़ालमी का मैंने आपसे पहले कह दिया कि शोएब के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि ये चीज बदले। उसके लिए कोयटा पे थोड़ा सा एक दबाव है कि उन्हें बहुत जल्दी कंडीशंस को देखते हुए फैसला करना पड़ेगा कि क्या टारगेट जो है वो बेहतर रहेगा। जैसे इफ्तिखार अहमद की बात की अभी सरफराज ने, टीम तो अभी दोनों बताई नहीं, आज हम देख रहे थे कि पता चल जाती। इफ्तिखार अहमद की बात की, आशिर कुरैशी की बात की। ये अंडर 19 के बड़े अच्छे यूजफुल ऑलराउंडर हैं, बड़ा अच्छा खेलते आए। एक आध साल से मैं देख नहीं रहा, लेकिन जो मैंने उन्हें देखा था तो उनमें T20 में काफी पोटेंशियल मौजूद है अच्छा करने की, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमर्जिंग में ये प्लेयर अच्छा करेगा। तो लेट्स सी
कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। सही सही। क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर्स ही जान होते हैं पीएसएल की, कि नए आपको चेहरे, नए लड़के उसमें नजर आते हैं। सब देखना ये है कि अशरफ कुरैशी कैसे परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हमने सरफराज का सुना, जिस तरीके से वो कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग का एक अच्छा हमारे पास स्लॉट है, और इसके अलावा बैट्समैन भी ऑब्वियस अभी देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सरफराज की अगर बात की जाए तो कराची में ही क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो उनके डिसीजन को किस तरह देखेंगे। फास्ट बॉलिंग की बात की उन्होंने, ये भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, जैसे हम कल नोटिस कर रहे थे कि फास्ट बॉलर इतने ज्यादा कामयाब हमें नजर नहीं आए, फिर क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ये फास्ट बॉलर्स पे? देखिए, फास्ट बॉलर कामयाब या नाकाम तो नहीं है, लेकिन पिच के हवाले से बात करें, स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज था। फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें तो मोहम्मद हसनैन इतने तेज बॉलर हैं, नसीम शाह हैं, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? सो फास्ट बॉलर्स का तो आपको एडवांटेज, जिस तरह से हसनैन अभी बिग बैश पे बॉल करते हुए आ रहे हैं, सो आप समझें कि अगर वो वही परफॉर्मेंस जारी रहती है तो वो तो बड़ा एडवांटेज रहेगा। कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं, सो और सरफराज को उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो अब देखना ये कि क्या टॉप ऑर्डर में क्या एक्सपेक्टेशन है, टॉप ऑर्डर्स में किसको भेजेंगे सरफराज? देखिए, अब ये चीजें तो डिसाइड एहसन अली, अब मुझे टीम देखना है थोड़ा सा कि एहसन अली खेलते रहे हैं, वही ओपन करते हैं, सरफराज ऊपर खेलते हैं, इफ्तिखार को किस नंबर पे खिलाया जाता है। सो अब उस पर सारा डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा डिपेंड तो ये करेगा कि कितने जल्दी विकेट को देखते हुए अंदाजा हो जाता है कि क्या टोटल बेहतर रहेगा। सही सही। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से हम कल के मैच की बात कर रहे थे कि 150 एटलीस्ट जाना चाहिए था ताकि मुल्तान सुल्तान्स को थोड़ा सा तो एफर्ट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर आज के मैच के बाद, आज के मैच में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 और 150 प्लस? अच्छा देखिए, अगर कल जैसी कंडीशंस है ना, तो आपको 150 से 160 का ज़हन मुझे उनके जिस तरीके से शुएब मलिक ने डिसीजन लिया है ना पहले बॉलिंग का, मुझे उससे यही लग रहा है कि कंडीशंस तकरीबन सेम है। अब वो देखना है, बिकॉज शुएब भी बात कर रहे थे कि नया विकेट है, देखिए किस तरह से, तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और कल उन्होंने देख भी लिया जो कुछ हुआ, और लकीली वो टॉस भी जीत गए हैं। सब नया मैच है, नया दिन है, देखिए क्या होता है। नहीं, फिर भी आप क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कितना स्कोर देना चाहिए? देखिए, मैं तो आपसे कल की कंडीशन से बात करूं, अगर कल जैसी कंडीशन तो 160 तो मुझे बहुत अच्छा टोटल लगता है। अगर 150 से 160, क्योंकि हमने कल देखा कि 125 पे सही मायनों में अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया जाता तो और थोड़े से मुश्किल हालात हो सकते थे, वो भी नहीं किया गया। तो अगर उसमें आप 25-30 रन ऐड कर लेते तो वो विनिंग टोटल हो जाता। अच्छा सही। वो अभी मुझे बताया जा रहा है कामरान अकमल का, तो हमने जिस तरीके से बात की थी कि वो तो पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब उमर अकमल भी टीम में मौजूद नहीं होंगे। तो दोनों अकमल जो है वो अब एग्जैक्टली अकमल बरादरान दोनों मौजूद नहीं है। सही। तो अब देखना यह है कि कौन किस तरीके से परफॉर्म करता है। डिसीजन काफी हद तक सही लग रहा है शुएब मलिक का कि पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। अब देखना यह है कि दूसरी टीम कितना स्कोर देती है, कितना ज्यादा उनको अचीव करने के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कल के मैच में तो बहुत ईजी रहा, कराची ने इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया, जिसके बाद हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ा इजीली, बड़ा स्मूथली जो है मैच अपने नाम कर लिया था। लेकिन आज के मैच में, और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरफराज की टीम में टॉप ऑर्डर्स में, दूसरी टीम में हम अगर देखें तो आपको क्या लगता है कौन कौन टॉप ऑर्डर्स के लिए आइडियल हो सकते हैं? अगर हैदर अली खेल रहे हैं तो हैदर अली एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ा फर्क डाल देते हैं। शुएब मलिक पूरा खेलने वाले हैं, शुएब मलिक आखिर तक लेके जाते हैं और साथ में सबको खिलाते भी हैं। अब उन्होंने आज कभी कहा है कि 5 उन्होंने कैप्स दिए, तो वो 5 नए प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं और उनको प्रेशर को वो हैंडल करना होगा, उन यंगस्टर्स को, और किस तरह से शुएब एक्सपीरियंस कप्तान है, उन्हें मैनेज करना आता है प्लेयर्स को, और वो किस तरह से मैनेज करते हैं। तो एक नई तकरीबन टीम के साथ जा रहे हैं, 5 प्लेयर्स नए खेलना तो बड़ी बात है। सही। हमारे पास इमाद बट और इमामुल हक के नाम आ रहे हैं पेशावर ज़ल्मी में, जब कामरान अकमल मौजूद नहीं है और अरशद इकबाल मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है उस पाई की परफॉर्मेंस कहीं नजर आएगी? देखिए, इमाम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इमाद बड़े अरसे से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये दोनों तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें अपनी इमाद नहीं, अगर कामरान अकमल के लेवल को फिर देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं अब हम तो वो वाली बात करें कि वो जो नहीं है, अब वो नहीं है तो नहीं है। अब कामरान भी अपने पीक पे नहीं है, वो भी अपनी करियर के एंड पे है, नो डाउट एक मैच विनर हैं, और इस वक्त वो नहीं है
तो अब उस पे हम बात करें तो वो मिस तो ऑब्वियसली करेगा ज़ाहिर, सही, लेकिन obvious। यही मैं कह रही थी कि अगर टीम में ये लोग मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब तो शाहिद आफरीदी जैसी बड़े प्लेयर को अगर मिस किया जा रहा है, तो यहाँ पर कामरान अकमल, उमर अकमल और इसके बाद फिर इमाद बट ने आपने कहा कि इमाद बट और इमामुल हक बहुत अच्छा खेल सकते हैं, तो यानी कि फवाद साहब को बहुत उम्मीद है इन दोनों से। देखते हैं आज ही किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अगर इनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों टीम्स हैं मैदान में, आपकी तरफ से किसकी तरफ साइड ज्यादा नजर आ रही है कि कौन ज्यादा मैच जीत सकता है? क्योंकि मुझे पर्सनली पता है क्या लगा है, मुझे शुएब मलिक का डिसीजन सही लगा है और उसके बाद फिर मुझे काफी हद तक ये भी नजर आ रहा है कि शुएब मलिक ही जीत रहे होंगे। आप किसके साथ हैं? सिर्फ आप कह रही हैं तो फिर मुझे नहीं, आपकी एक्सपीरियंस ट्राई क्या कह सकते देखिए हैं? टॉस के साथ जैसा कल का मैच भी देखा है, हाँ। 5 कैप्स मतलब आपको भी लग रहा है कि शुएब मलिक के थोड़े से चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। Let's see। देखा ठीक। फाइनली मैच स्टार्ट होने वाला है अब से कुछ देर के बाद, और जिस तरीके से टॉस हुआ है, शुएब मलिक ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया है और कल के भी मैच में हमने कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखी थी। नाज़रीन देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन जीतता है। पीएसएल के प्लेटफॉर्म पे हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।